नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं चक्रवात। इसका यह 8वां भाग है। चक्रवात में हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पढ़ रहे हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति क्षेत्र, उनके भ्रमण पथ है और उनके जो संबंधित मौसम है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उनके बारे में कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति हम कह सकते हैं इसको। उत्पत्ति, अब जैसा कि हम जानते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वह दो विपरीत प्रकार की वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। यानी एक गर्म वायु राशि और एक ठंडी वायु राशि के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है और उससे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य इन चक्रवातों का निर्माण होता है। तो नॉर्वे के दो वैज्ञानिकों ने वी बर्कनीज और जे बर्कनीज वी बर्कनीज तथा जे बर्कनीज ने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत है वो वी बर्कनीज तथा जे बर्कनीज के द्वारा दिया गया। 1918 में इनके द्वारा ये सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया, जिसमें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार इनका विकास होता है, इसके बारे में इनके द्वारा जानकारियाँ दी गई। अब इन्होंने ये जो सिद्धांत है इनका वेव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी लहर सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसके साथ साथ लहर सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। वेव थ्योरी या लहर सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसको नॉर्वे के ये दो वैज्ञानिक थे, वी बर्कनीज और जे बर्कनीज ने इसका प्रतिपादन किया था एक नए सिद्धांत के रूप में, और लहर सिद्धांत इसको कहा जाता है। साथ साथ में इसे बर्जेन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है या बर्जेन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बर्जेन स्वीडन के एक मौसम विज्ञानी थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्जेन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार से आमने सामने से जो वायु राशियाँ आती हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र का संक्रमण करती हैं और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति होती है, इसको अलग अलग अवस्थाओं के माध्यम से बताया गया है। यानी हम इसको कह सकते हैं शीतोष्ण चक्रवात का जीवन चक्र, जिसमें हम पूरी इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जीवन चक्र, इसकी कुल अवस्थाएं बताई गई हैं। 6 अवस्थाओं के माध्यम से इसका पूरा जीवन चक्र है वो समझाया गया है। किस प्रकार से इन क्रमिक अवस्थाओं में इसकी उत्पत्ति और इसका अवसान है वो समाप्त होता है। तो सबसे पहले हम प्रथम अवस्था के बारे में देखते हैं। प्रथम अवस्था में जैसा कि हम जानते हैं दो विपरीत प्रकार की या विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों का आगमन होता है। प्रथम अवस्था विपरीत भौतिक गुणों वाली वायु राशियों का आगमन, यानी किसी क्षेत्र विशेष में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां प्रवेश करती हैं। एक पूर्व की तरफ से, जैसे पूर्व की तरफ से ठंडी वायु राशि का आगमन हम इसमें कह सकते हैं। ठंडी वायु राशियां हैं जो कि पूर्व की ओर से
प्रवाहित होती हैं। यानी दो विपरीत भौतिक गुणों वाली वायु राशियों का इस क्षेत्र में क्या होता है, वायु राशियों का आगमन होता है, और दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियों का क्षेत्र में अभिसरण होता है। अब दूसरी हम वायु राशि मान लेते हैं गर्म, यानी दो विपरीत गुणों वाली होगी। अब इनके बीच में एक वाताग्र या फ्रंट का निर्माण हो जाता है। ये किस प्रकार का वाताग्र होता है, प्रारंभिक अवस्था है ये, यहाँ पर क्या होता है, एक स्थायी वाताग्र है उसका निर्माण होता है। तो इस आरंभिक अवस्था में गर्म जो वायु राशियां हैं, दो विपरीत गुणों भौतिक गुणों वाली हम वायु राशियां देखें तो एक तो हो सकती है गर्म आर्द्र एवं हल्की वायु राशि, ये होगी। अब दूसरी वायु राशि की बात करें, भारी एवं ठंडी वायु राशि। तो ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां हैं, वो एक क्षेत्र में आकर के क्या करती हैं, अभिसरण कर रही हैं। अभिसरण का मतलब एक दूसरे के क्षेत्र आमने सामने से ये आ रही है यहाँ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, ये एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। ये वायु राशियाँ यानी गर्म आर्द्र एवं हल्की वायु राशि तथा ठंडी वायु राशि जो भारी वायु राशि हैं, एक दूसरे के समांतर चलती हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में आ रही हैं अभिसरण करती हुई, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही हैं प्रारंभिक अवस्था में। इसके कारण किसका निर्माण होता है, स्थायी वाताग्र का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में क्या बनता है, ये कौन सा वाताग्र है, स्थायी वाताग्र। इसको हम कौन सी अवस्था कह सकते हैं, संतुलित अवस्था, ये पहली अवस्था है। संतुलित अवस्था क्यों है, क्योंकि दोनों वायु राशियां अपने अपने क्षेत्र में चल रही हैं, बह रही हैं, एक दूसरे के क्षेत्र को में नहीं प्रवेश कर रही हैं। इनके बीच में एक स्थायी वाताग्र का निर्माण हुआ दिखाई इसमें दे रहा है, यानी एक सीधी रेखा स्थायी वाताग्र के, दोनों हवाओं के अग्रभाग हैं वो स्थायी रूप से यहाँ पर बने हुए हैं, अतिक्रमण एक दूसरे का नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हम देखा गर्म तथा ठंडी हवाएं हैं वो समदाब रेखाओं की क्या चल रही हैं, समांतर चल रही हैं, समदाब रेखाओं की एकदम समानांतर ये हवाएं चल रही हैं। किसी भी प्रकार की गोलाई या मोड़ समदाब रेखाओं में इस तरह से हमें दिखाई नहीं देती, यानी पहली अवस्था है वो एकदम संतुलन की अवस्था हम कह सकते हैं। अब ठंडी वायु राशि है वो सीधी पूर्वी दिशा की ओर से आ रही है, इसकी दिशा सीधी पूर्व है, यानी पूर्व दिशा से ये चल करके आ रही है जो ठंडी वायु राशि है वो। अगर हम गर्म वायु राशि की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चल रही है गर्म वायु राशियां। दोनों की दिशाएं क्या हैं, स्थिर हैं, एक दूसरे के समानांतर ये चल रही हैं। तो इस अवस्था को इनिशियल एज या इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रथम अवस्था, या इसको हम क्या कह सकते हैं, आरंभिक अवस्था का नाम इसको हम दे सकते हैं, आरंभिक अवस्था। यानी जिस क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति हो रही है उसकी आरंभिक अवस्था ये कह सकते हैं। विपरीत गुणों वाली वायु राशियों का आगमन होता है, ठंडी एवं गर्म, ये दोनों क्या होगी, विपरीत गुणों वाली। दिशाएं भी दोनों की भिन्न है, ठंडी वायु राशि पूर्व दिशा की ओर से चल रही है, गर्म वायु राशि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चल रही है। इसके अलावा ये अभिसरण क्षेत्र इनका है, यहाँ पर क्या है, एक वाताग्र का निर्माण हो रहा है जो कि क्या है, एक स्थायी वाताग्र है, क्योंकि दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही हैं। दोनों के गुण विपरीत हैं, एक गर्म आर्द्र एवं हल्की वायु राशि है, दूसरी भारी एवं ठंडी वायु राशि है, समानांतर चल रही हैं। तो इसको हम इनिशियल एज या आरंभिक अवस्था कह रहे हैं, जिसमें स्थायी वाताग्र या संतुलित वाताग्र का निर्माण होता है। ये थी प्रथम अवस्था। अब हम देखते हैं द्वितीय अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन इसमें होता है।
दूसरी अवस्था में ये जो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, जिससे वाताग्र है उसमें स्थायित्व है वो खत्म हो जाता है, यानी असंतुलन की स्थिति है वो उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय अवस्था हम इसको कहते हैं। दूसरी अवस्था में जैसे मैंने आपको बताया, द्वितीय अवस्था जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण की होती है, ठंडी एवं गर्म यानी विपरीत गुणों वाली जो वायु राशियां हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, जिससे वाताग्र का निर्माण है वो स्थायी वाताग्र है वो असंतुलित हो जाता है। द्वितीय अवस्था। विपरीत स्वभाव कह सकते हैं, विपरीत भौतिक गुण कह सकते हैं, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक प्रवेश करने लगती हैं। अर्थात ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि के क्षेत्र में, और गर्म वायु राशि है वो ठंडे वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती है, यानी बलात् प्रवेश कर जाती हैं। अब इससे जो प्रारंभिक अवस्था वाला स्थायी वाताग्र है उसका संतुलन क्या हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, यानी उसका वो असंतुलित हो जाता है। इससे आरंभिक यानी इनिशियल स्टेज वाला जो था, आरंभिक अवस्था का स्थायी वाताग्र या संतुलित वाताग्र क्या हो जाता है, असंतुलित होने लगता है। इससे आरंभिक अवस्था का स्थायी वाताग्र या संतुलित वाताग्र है वो क्या हो जाता है, असंतुलित होने लगता है। जैसे ये ठंडी वायु राशि थी और ये थी गर्म, इनके बीच में जो वाताग्र था वो एक प्रकार से स्थायी वाताग्र जिसको हम कह सकते हैं, यानी इनके बीच में स्थायी वाताग्र है वो बना हुआ था। अब इसमें अलग अलग वाताग्र का निर्माण होने लगता है। जैसे एक शीत वाताग्र और दूसरा उष्ण वाताग्र, ये हम कह सकते हैं कोल्ड फ्रंट और ये है वार्म फ्रंट। तो शीत वाताग्र एवं उष्ण वाताग्र एक दूसरे के क्षेत्र में ये प्रवेश करने लग जाती हैं वायु राशियां, जिसमें इसमें असंतुलन की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। एक शीत वाताग्र का निर्माण हो जाता है और दूसरा उष्ण वाताग्र का निर्माण इसमें होने लगता है। यानी वायु राशियां हैं वो परिवर्तित, अब पहले क्या है इस तरह से सीधी कंडीशन में चल रही थी, लेकिन अब ये ऐसी न चल करके क्या हो रही हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह से इनमें थोड़ा सा मोड़ पड़ने लगते हैं, यानी जो प्रारंभिक अवस्था में स्थायी वाताग्र था वह क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। अब इससे क्या निर्माण होता है, एक अस्थिर वाताग्र का इससे निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, लहरनुमा वाताग्र होता है। इससे अस्थिर एवं लहरनुमा, ये देखिए अस्थिर एवं लहरनुमा वाताग्र का निर्माण हो जाता है। यानी जो पहले स्थायी वाताग्र था इनिशियल स्टेज में, वो यहाँ पर
उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, अस्थिर हो जाता है वो, और वो किस में बदल जाता है, लहरनुमा या अस्थिर वाताग्र में बदल जाता है। तो ये द्वितीय अवस्था है। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ यानी ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि के क्षेत्र में, और गर्म वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती हैं, जिससे क्या हो जाता है, बलपूर्वक प्रवेश करेंगे तो इससे आरंभिक अवस्था का जो स्थायी वाताग्र है, जिसको एक सीधी रेखा के रूप में था, वो लहरनुमा या अस्थिर वाताग्र के रूप में बदल जाता है। ये थी दूसरी अवस्था। अब हम इसकी तीसरी अवस्था के बारे में देखते हैं। ऐसे जो तीसरी अवस्था है वो एक प्रकार से प्रौढ़ अवस्था होती है, जिसमें चक्रवात है उसका लगभग पूर्ण विकास है वो हो जाता है, यानी चक्रवात पूर्णतः बन जाता है। उसमें शीत वाताग्र, शीत वर्तांश, उष्ण वाताग्र, उष्ण वर्तांश सभी दशाओं का निर्माण उसमें हो जाता है। तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज, जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। तृतीय अवस्था, इसे प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। इसमें चक्रवात का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी तीसरी अवस्था है उसमें चक्रवात पूर्णतः बन जाता है, यानी ये कह सकते हैं समदाब रेखाएं क्या हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। समदाब रेखाएं गोलाकार हो जाती हैं। तो ये तीसरी अवस्था है। इसमें चक्रवात है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है, समदाब रेखाएं क्या हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। जैसे हमने पूर्ण विकसित चक्रवात जो होता है उसका चित्र देखा था, उसके हिसाब से हम देखें तो ये अवस्था, इस अवस्था में चक्रवात का जो रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, शीत वर्तांश और उष्ण वर्तांश। तो इस प्रकार से तीसरी अवस्था है ये प्रौढ़ावस्था कहलाती है, जिसमें चक्रवात है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है, और उसमें जो शीत वाताग्र है, शीत वर्तांश है, उष्ण वाताग्र, उष्ण वर्तांश सभी प्रकार की दशाओं का निर्माण इसमें हो जाता है। समदाब रेखाएं लगभग क्या हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं, तथा इनमें हम दोनों प्रकार के वाताग्र और दोनों प्रकार के जो वर्तांश यानी शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, शीत वर्तांश और उष्ण वर्तांश का निर्माण है वो भी इस अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ इसको हम पूर्ण विकसित अवस्था कह सकते हैं। यानी दोनों वाताग्र हैं, उनका अलगाव किससे हो रहा है, उष्ण वर्तांश से। दोनों वाताग्रों का अलगाव उष्ण वर्तांश से हो रहा है। उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, बीच में यानी इनको अलग करने वाला कौन सा है, उष्ण वर्तांश। इन दोनों को शीत वाताग्र एवं उष्ण वाताग्र जो है उसको उष्ण वर्तांश है वो अलग कर देता है। इस अवस्था में इस प्रकार की जो गतिविधि है वो बन जाती है। अब जो उष्ण वाताग्र होता है, जैसे कि शीत वाताग्र है वो जल्दी से इसका क्षेत्र है वो कवर करने लग जाता है, तो उष्ण वर्तांश है वो तेजी से आगे बढ़ता है, जिसके कारण उसका क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। उष्ण वाताग्र की अपेक्षा जो शीत वाताग्र है, जैसा कि हम जानते हैं ठंडी हवा जो होती है वो गर्म हवा की तुलना में भारी होती है, इसलिए वो क्या करती है, इस पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रही है, यानी इस हवा को बाहर फेंकती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये जो उष्ण वर्तांश वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, क्योंकि शीत वाताग्र है वो उष्ण वाताग्र की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है, जिससे उष्ण वाताग्र और उष्ण वर्तांश का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। यानी उष्ण वर्तांश है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, संकरा होने लगता है। और दोनों जो प्रकार की जो हवाएं हैं
दोनों वाताग्रों के सहारे, यानी शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र के सहारे हवाएं कैसी कौन सी ऊपर उठेंगी? हवाएं केवल कौन सी ऊपर उठती हैं? गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। दोनों वाताग्रों के सहारे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। यानी उष्ण वर्तांश के सहारे भी उष्ण हवा जो है वो ऊपर उठेगी और शीत वाताग्र है वो भी उष्ण हवा को ऊपर उठाएगा। तो दोनों वाताग्रों के सहारे, जो उष्ण एवं शीत वाताग्र के सहारे गर्म हवा है वो दोनों के ऊपर दोनों जो क्षेत्र है वहाँ पर बलात् ऊपर उठाई जाती हैं। अब जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी उससे शुष्क एडियाबैटिक दर जो है उससे शीतलन होगा, यानी ठंडी होंगी। जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठेंगी शुष्क एडियाबैटिक दर के द्वारा वो क्या हो जाएंगी? ठंडी होंगी तो उनसे क्या होगा? सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी। सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होने से बादल बनेंगे, संघनन होगा, और संघनन होगा तो फिर क्या होगी? वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शीतोष्ण चक्रवातों में जो उष्ण वर्तांश होता है, यानी ये जो उष्ण वाताग्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो वर्षा होती है धीरे लंबे समय तक, यहाँ पर वर्षा धीरे धीरे होगी तथा लंबे समय तक होगी। जैसा हमने शीत वाताग्र में पढ़ा था, शीत वाताग्र में वर्षा तेज कम समय, यानी वर्षा है वो तेज गति से होगी और कम समय तक होगी। तो ये इसकी तीसरी अवस्था है जिसमें चक्रवात है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है। और इसमें दोनों प्रकार के चक्रवातों से वर्षा का प्रारूप मैंने आपको बता दिया। उष्ण वाताग्र में वर्षा धीरे तथा लंबे समय तक होती है और शीत वाताग्र में वर्षा होती है वो तेज गति से होती है, यानी मूसलाधार वर्षा होती है और कम समय में होती है। तो ये थी चक्रवात की 3 अवस्थाएं। आगे की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।